जीतना आसान हो सकता है, पर हमेशा जीतते रहना बहुत मुश्किल होता है। और चैंपियन वही बना रहता है जिसके अंदर रॉकी बैल्बोआ जैसी भूख होती है और वो कभी हार नहीं मानता। दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी सीरीज में से एक रॉकी 1976 से लेकर अब तक कई सारे जनरेशन के मोटिवेशन का सोर्स बनी है और आने वाले फ्यूचर में भी कई लोगों को इंस्पायर करेगी। यही रीजन है कि दुनिया भर के लोग इस मूवी सीरीज को इतना पसंद क्यों करते हैं, स्पेशली हमारे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने कमेंट्स में हमें कई बार इस टॉपिक को सजेस्ट किया था। पहली बात, आई एम सॉरी इस वीडियो को थोड़ा लेट से बनाने के लिए, और दूसरा थैंक यू आप सभी का इस वीडियो को हमें सजेस्ट करने के लिए। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द रॉकी मूवी सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉकी की कहानी किस रियल लाइफ बॉक्सिंग मैच से इंस्पायर्ड है, सिल्वेस्टर स्टैलोन से पहले कौन कौन प्ले करने वाला था आइकॉनिक रॉकी का रोल, कहां पर इस मूवी सीरीज के दौरान सिल्वेस्टर स्टैलोन की जान जाते जाते बची, कहां पर है रॉकी के रियल लाइफ रॉकी स्टेप्स और उसका ब्रॉन्ज स्टैचू, क्या थी कुछ रॉकी के ओरिजिनल अल्टरनेट एंडिंग्स, और जानेंगे रॉकी की रिकॉर्ड तोड़ अचीवमेंट्स और इसके आने वाले कई सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रॉकी फिल्म सीरीज की कहानी को लिखा है सिल्वेस्टर स्टैलोन ने, जो ऑब्वियसली इस कहानी के हीरो रॉकी बैल्बोआ का भी रोल निभा चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने रॉकी की दूसरी, तीसरी, चौथी और छठवीं मूवी को डायरेक्ट भी किया है। इसकी कहानी को उन्होंने तब लिखा था जब एज एन एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन फेमस नहीं थे और उनकी जेब में सिर्फ और सिर्फ $106 थे, जहां पर 1975 के मोहम्मद अली वर्सेस चक विपनर के बॉक्सिंग मैच ने उन्हें इंस्पायर किया, जहां पर चक विपनर चैंपियन मोहम्मद अली के सामने 15 राउंड्स तक टिके थे। उन्होंने अपनी कहानी का पहला ड्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ 84 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट किया और ऐसे शुरू हुआ रॉकी मूवीज का कॉन्सेप्ट। पहली मूवी की डेवलपमेंट स्टूडियो यूनाइटेड आर्टिस्ट पिक्चर्स ने सिल्वेस्टर स्टैलोन से रॉकी के स्क्रिप्ट को $3,40,000 में खरीदने की मांग की थी, जहां पर स्टूडियो पहले इस रोल के लिए जेम्स कान, बर्ट रेनॉल्ड्स और रायन ओ'नील को कास्ट करना चाहता था। लेकिन इस मूवी का टोटल बजट जब लगभग $1 मिलियन के पास पहुंचा, तो स्टूडियो ने सिल्वेस्टर स्टैलोन को लेने का फैसला किया, जहां पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग के $20,000 दिए गए। साथ ही साथ उन्हें हर हफ्ते मूवी में काम करने के लिए $350 पर वीक दिए गए। वहीं पर तालिया शायर, जिन्होंने रॉकी की लव ऑफ द लाइफ एड्रियन का रोल निभाया है, उनसे पहले इस रोल के लिए कैरी स्नोडग्रेस को कास्ट किया गया था, जिन्हें इस मूवी के लिए और भी ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसलिए उन्हें इस मूवी से हटा दिया गया। वहीं पर अमेरिकन एक्ट्रेस शर और बेट मिडलर ने भी इस रोल को मना कर दिया। वहीं पर दूसरी ओर सूजन सरैंडन को इस रोल के लिए कास्ट किया जा रहा था, लेकिन स्टूडियो को वो इस रोल के लिए कुछ ज्यादा ही हॉट लगी थी, जिसके कारण फाइनली तालिया शायर को इस रोल के लिए कास्ट किया गया। थ्रू आउट द सीरीज फिजिकली फिट रहने के लिए सिल्वेस्टर स्टैलोन बहुत ही कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग और डाइट को फॉलो करते थे, जहां पर वो ब्राउन राइस से बनी कुछ ओटमेल कुकीज के साथ शहद के साथ दिन का 25 कप कॉफी पिया करते थे और बॉडी को और भी ज्यादा प्रोटीन पाने के लिए ढेर सारी टूना फिश कंज्यूम किया करते थे। और इसी हाई प्रोटीन डाइट की वजह से उनकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज पर बहुत ज्यादा असर होने लगा। इसके अलावा अगर फिजिकल प्रिपरेशन की बात करें तो हर रोज जिम में रेगुलर एक्सरसाइजेस के ऊपर वो दिन के 20 राउंड बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करते थे, जिसके ऊपर से 2 घंटे की वेट लिफ्टिंग और 2 मील की जॉगिंग करते थे और समय बचने पर बहुत सारी रोप जंपिंग किया करते थे और साथ ही साथ सीन्स के बीच में अपने अपर बॉडी मसल्स में ब्लड फ्लो लाने के लिए हैंड स्टैंड्स भी किया करते थे। और इन्हीं सब फिजिकल ट्रेनिंग की वजह से रॉकी 3 के टाइम तक उनके बॉडी में 2.9% ही बॉडी फैट बचा, जो इन रियल लाइफ एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आपको रॉकी 2 का फेमस इंस्पिरेशनल रनिंग सीन याद ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर रॉकी बाल्बोआ ने दौड़कर कितना डिस्टेंस कवर किया? 2013 में फिलाडेल्फिया मैगजीन ने इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन की थी, जहां पर मूवी में दिखाए अलग अलग लोकेशंस की हिंट को मिलाकर रॉकी के घर 2313 साउथ लैम्बर्ट स्ट्रीट से लेकर फिलाडेल्फिया आर्ट म्यूजियम तक उसने 30.61 माइल्स को ऑन फुट कवर किया, जो 49.2 किलोमीटर के बराबर है। वहीं पर इस सीन में रॉकी के पीछे दौड़ते हुए बच्चों के लिए 800 बच्चों का इस्तेमाल किया गया था। थर्ड मूवी के अंदर हमें WWF, जो आज WWE के नाम से जाना जाता है, इसके उस समय के सुपरस्टार हल्क होगन दिखे थे, जिन्हें इस मूवी में थंडर लिप्स बुलाया जा रहा था
और आपको शायद जानकर हैरानी हो कि इस मूवी के अंदर अपीयर होने के लिए उन्होंने WWF से परमिशन नहीं ली थी, जिसके कारण उस समय के WWE के ओनर और प्रेसिडेंट विंसेंट मैकमोहन सीनियर ने उन्हें अपने ब्रांड को मूवी के अंदर कमजोर दिखाने की वजह से हल्क होगन को WWF से निकाल दिया था और लगभग 1 साल तक वो WWE से बाहर ही रहे थे, अनटिल कि विंसेंट मैकमोहन जूनियर ने WWF की कमान संभाली और उन्हें WWF में वापस बुलाया। थर्ड मूवी के अंदर क्लबर लैंग का रोल निभाने वाले मिस्टर टी मूवी में दिखने से पहले US आर्मी की मिलिट्री पुलिस में भी काम कर चुके थे, जिसके बाद उन्होंने फेमस बॉक्सर्स के बॉडीगार्ड का भी काम किया था, जिसमें सुगर रे लेनर्ड, जो फ्रीजर और मोहम्मद अली तक का नाम शामिल है। मूवी में अपने मिस्टर टी के पोर्ट्रेयल के बाद उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग भी की, जहां पर वो एक WWF हॉल ऑफ फेम भी रह चुके हैं। अब आप चाहे कुछ भी कहिए, पर रॉकी 3 के अंदर मिस्टर टी का कैरेक्टर इतना ज्यादा जानदार था कि उनकी माँ तक को उनसे बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी, जहां पर उन्होंने अपनी माँ को रिस्पेक्ट दिखाते हुए अपनी पहली मूवी के डेब्यू प्रीमियर में उन्हें लेकर गए थे। लेकिन क्लबर लैंग के दूसरों से बदतमीजी और औरतों से बदसलूकी को देखकर उनकी माँ को अपनी बेटी को काम को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और वो बीच प्रीमियर में ही वहाँ से उठकर चली गई थी। रॉकी 3 का फेमस गाना आई ऑफ द टाइगर, जिसे सर्वाइवर ने गाया है, इससे पहले जो एस्पोसितो का यू द बेस्ट गाना सेलेक्ट किया गया था, लेकिन जब फिल्म मेकर्स ने सर्वाइवर का ओरिजिनल गाना सुना तो उन्होंने आई ऑफ द टाइगर को ही इंक्लूड करने का फैसला लिया। फाइनली बाद में जो एस्पोसितो के गाने को द कराटे किड फिल्म में यूज किया गया, जिसे रॉकी की पहली और 5वीं मूवी के डायरेक्टर जॉन जी एविल्सन ने ही डायरेक्ट किया था। अगर रियल लाइफ हिस्ट्री को उठाकर देखा जाए तो रॉकी 4 का पूरा प्लॉट पॉइंट ही उस जमाने के हिसाब से बहुत हद तक इम्पॉसिबल था, क्योंकि 1982 के जमाने में ये संभव ही नहीं था कि रशिया और अमेरिका एक साथ मिलकर एक फ्रेंडली टूर्नामेंट करें। और बेसिकली दोनों कंट्रीज के बीच में 1947 के जमाने से ही कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें अमेरिका और रशिया एक दूसरे को डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर रहे थे और दोनों कंट्रीज के तनाव का सिचुएशन 1991 तक चला था। ऐसे में रॉकी का रशिया में जाकर प्रैक्टिस करना, रशियन एथलीट को रशिया में ही जाकर हराना 1980s के जमाने में तो असंभव था, लेकिन इस मूवी को एक पेट्रियाटिक एंगल देने के लिए इस प्लॉट पॉइंट को चुना गया। अब हो सकता है कि आप में से शायद बहुत लोगों को ये बात न मालूम हो, लेकिन इस मूवी में आपको जितने भी रशियन कैरेक्टर्स दिखे हैं उनमें से कोई भी असल में रशियन नहीं है। यहाँ तक कि आइवन ड्रैगो का रोल प्ले करने वाले डॉल्फ लेडग्रीन भी स्वीडन से बिलोंग करते हैं। और बात रही रॉकी की रशिया में प्रैक्टिस करने की, तो वहाँ पर मेजरली कनाडा के लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया है। अब बॉक्सिंग अपने आप में एक खतरनाक स्पोर्ट है और इसे और भी ऑथेंटिक दिखाने के लिए सिल्वेस्टर स्टैलोन ने अपनी हदें पार कर दी, जिसके कारण उनकी जान भी जाते जाते बच चुकी है। जहां पर रॉकी 2 के बॉक्सिंग सीन्स के दौरान सिल्वेस्टर स्टैलोन अपोलो क्रीड का रोल प्ले करने वाले कार्ल वीदर्स को उन्हें सीन्स में जोर से मारने के लिए इनकरेज किया करते थे, जिसके कारण कार्ल वीदर्स के ऐसा करने की वजह से उनकी रियल लाइफ में कई सारी पसलियां भी टूटी, साथ ही साथ उनके इंटेस्टाइन में भी सूजन आ गई थी, जिसके कारण उन्हें डॉक्टर्स को दिखाना पड़ा। वहीं पर दूसरी ओर चौथी मूवी में तो हद ही हो गई, जहां पर सिल्वेस्टर स्टैलोन ने आइवन ड्रैगो का रोल प्ले करने वाले डॉल्फ लेडग्रीन को उन्हें जोर से मारने को इनकरेज किया था। अब जैसा कि डॉल्फ लेडग्रीन का कैरेक्टर है, डॉल्फ ने उन्हें इतना जोर से मारा कि सिल्वेस्टर का रिब केज टूट गया, जो उनके दिल से जाकर लगा था, जिसके कारण उन्हें 8 दिनों तक हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर में रहना पड़ा, जहां पर उनका ब्लड प्रेशर 200 हो गया था और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। रॉकी मूवी का पहला ओरिजिनल एंडिंग बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था, जहां पर बेसिकली रॉकी को अपोलो से पैसे लेकर जानबूझ के हारते हुए दिखाया जाता और वो बेसिकली उसी पैसे का इस्तेमाल करके अपनी वाइफ के साथ एक फाइनेंशियल सेटलमेंट करता, जहां पर दोनों मिलकर अपना एक बिजनेस संभालते एंड ऑब्वियसली वहीं पर रॉकी की कहानी खत्म हो जाती। लेकिन इस चीज को चेंज करके रॉकी की कहानी को कंटिन्यू किया गया। वहीं दूसरी ओर रॉकी 5 में रॉकी की टॉमी गन से लड़ने के बाद उसकी डेथ होते हुए दिखाया जाता, जहां पर वो एड्रियन की गोद में अपनी सर रख के जान दे देता और यहीं पर रॉकी सागा कंप्लीट होती। लेकिन यहाँ पर इस चीज को नहीं किया गया और इसकी फिल्म की कंटिन्यूएशन को आगे बढ़ाया गया। रॉकी 6 यानी कि 2006 की रॉकी बैल्बोआ मूवी में कार्ल वीदर्स वापस आना चाहते थे, इसके बावजूद कि उनका कैरेक्टर चौथी मूवी में मर चुका है और एक ऑब्वियस कंटिन्यूटी एरर की वजह से सिल्वेस्टर स्टैलोन ने उन्हें मना कर दिया, जिसके कारण उन्होंने भी अपना किसी भी तरह का फुटेज इस मूवी के अंदर यूज करने के लिए मना कर दिया। जहां पर सिल्वेस्टर स्टैलोन इनिशियली अपोलो क्रीड के ओरिजिनल फुटेज को मूवी के अंदर यूज करना चाहते थे।
अब जैसा कि रॉकी सीरीज एक स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज है, लेकिन फिर भी कुछ बॉक्सर्स ने इसे स्पोर्टिंगली नहीं लिया। एग्जाम्पल के रूप में जो फ्रीजर, जिनकी बॉक्सिंग और रियल लाइफ रूटीन पर रॉकी के ट्रेनिंग सीक्वेंसेस बेस्ड थे, जहां पर रॉकी का फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट की सीढ़ियों पर चढ़ने का आइडिया सिल्वेस्टर स्टैलोन को जो फ्रीजर से ही आया था। इसीलिए उनके इस चीज पर सवाल उठाने पर उन्हें रॉकी 1 मूवी में फीचर भी किया गया। वहीं पर दूसरी तरफ चक वेपनर की लाइफ पर बेस्ड रॉकी की कहानी की वजह से 2003 में चक वेपनर ने सिल्वेस्टर स्टैलोन पर केस ठोका था, जिसके चलते सिल्वेस्टर स्टैलोन ने आउट ऑफ कोर्ट चक वेपनर के साथ कंपनसेशन पे करके समझौता किया। वहीं पर अगर दूसरी तरफ बात की जाए अपोलो क्रीड और मोहम्मद अली के बीच में सिमिलैरिटीज की, तो यहाँ पर मोहम्मद अली को इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और उन्होंने इस मूवी को बहुत ही ज्यादा स्पोर्टिंगली लिया था। रॉकी 3 में रॉकी का 8.5 फीट का ब्रॉन्ज स्टैचू असल में मूवी के लिए बनाया गया था, जिसे फिलाडेल्फिया आर्ट म्यूजियम के पास ही मोल्ड किया गया था। लेकिन जब इस मूवी का प्रोडक्शन खत्म हुआ तो इस स्टैचू को फिलाडेल्फिया में ही लोकेटेड वचोविया स्पेक्ट्रम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा गया। लेकिन जब टूरिस्ट फिलाडेल्फिया आर्ट लोकेशन पर उस जगह पर आने लगे तो इस बात की मांग की गई कि इसे अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर लाया जाए और 2006 से ही ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर है। और इसी के जस्ट पास फिलाडेल्फिया आर्ट म्यूजियम के वो स्टेयर्स हैं जहां पर रॉकी 2 में रॉकी अपना रनिंग सीक्वेंस कंप्लीट करता है और ये स्टेयर्स दुनिया भर में रॉकी स्टेप्स के नाम से भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। अब चलिए बात करते हैं रॉकी सीरीज के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। और अगर सबसे पहले बात करें क्रिटिकल अचीवमेंट्स की, तो यहाँ पर रॉकी की पहली मूवी को 49th ऑस्कर अवार्ड में 9 कैटेगरीज के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें बेस्ट एक्टर के लिए सिल्वेस्टर स्टैलोन और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए तालिया शायर को भी नॉमिनेट किया गया था। यहाँ तक कि बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए सिल्वेस्टर स्टैलोन को नॉमिनेट भी किया गया था। लेकिन इस मूवी के लिए इसे बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए अवार्ड मिले। वहीं पर तीसरी मूवी का ओरिजिनल सॉन्ग आई ऑफ द टाइगर ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। वहीं पर अगर बात करें फाइनेंशियल अचीवमेंट की, तो इस फ्रेंचाइजी की टोटल 204 मिलियन की बजट पर अब तक इस फ्रेंचाइजी की वर्थ $1.2 बिलियन के आसपास है, जहां पर हम इसमें अभी क्रीड मूवीज के कलेक्शन को ऐड नहीं कर रहे हैं। और कमाई के मामले में इसकी सबसे पहली मूवी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी, जहां पर सिर्फ $1 मिलियन की बजट पर इसने वर्ल्ड वाइड $225 मिलियन कमाए थे। और अगर बात करें इस सीरीज के फ्यूचर कंटिन्यूएशन की, तो क्रीड के रूप में इस कहानी की कंटिन्यूएशन भी आ चुकी है और ये बेसिकली अपोलो क्रीड के बेटे एडोनिस जॉनसन की कहानी पर फोकस करता है, जहां पर क्रीड की तीसरी मूवी का तो प्लान है ही साथ एक अनटाइटल्ड रॉकी फिल्म भी डेवलपमेंट में है, जिसमें फिर से सिल्वेस्टर स्टैलोन अपने रॉकी के रोल में नजर आएंगे। और तो और रॉकी की कहानी पर एक फ्यूचर टेलीविजन सीरीज भी लाने का प्लान किया गया है। अब देखते हैं कि ये सब हमें कब, कैसे और कहां पर देखने को मिलता है। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द रॉकी मूवीज फैक्ट्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मैं जल्द ही इसकी कंटिन्यूएशन सीरीज क्रीड की भी सेपरेट 15 फैक्ट की वीडियो अपलोड करूंगा। और अगर आप उस वीडियो को और उसी जैसे कई आने वाली ऑसम वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।